गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आ रहे हो क्या आप लोग? सर जी, अमीन पटवारी में 11 अगस्त से आप जियोग्राफी पढ़ाएंगे ना? अमीन पटवारी में टाइम टेबल बनेगा तब पता चलेगा, है ना। अभी तो फिलहाल सीजीपीएससी सीएमओ जैसे एग्ज़ाम में क्लासेस चल रही है हमारी जियोग्राफी के भी। चलो फिर स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने अभी तक देखा था, बेसिकली अब आज की क्लास में देखना था खगोलीय अवस्थिति के बारे में। प्राकृतिक अवस्थिति भारत की कहाँ तक है ना, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो इसके आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर चल रहा है, सिलेबस देख लेते हैं ज्योग्राफी का कैसा है। ठीक है, ये जो सिलेबस है यही आपको छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, बस छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में रहेगा। जहाँ जहाँ पे भारत है वहाँ वहाँ पर क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य भौगोलिक परिचय ये सारा चीज़ देखेंगे। और क्योंकि राज्य है हमारा तो इस कारण से कई सारे अन्य मिसलेनियस चीज़ भी आ जाती है। ठीक है, जैसे राज्य का गठन कब हुआ, वो सारा चीज़ भी जनरली जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं हम लोग। तो भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय के अंतर्गत ये जो है हमारा मेन कंटेक्स्ट है। नामकरण देख लिया था हमने। अवस्थिति विस्तार में हमने देखा था प्राकृतिक अवस्थिति तक। आज खगोलिकी अवस्थिति यानी कि अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है इसे डिस्कस करेंगे। तो प्राकृतिक अवस्थिति ये सारा चीज याद है आप लोग को? उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्व पश्चिम, याद है कि नहीं है? नहीं है याद? ऑनलाइन में याद है सभी को? तो देखो, खगोलिकी अवस्थिति यानी कि बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से। ठीक है, किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, ग्लोब में खींची गई है कुछ काल्पनिक रेखाएं। दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक है अक्षांश और दूसरी है देशांतर। ये आप देख रहे हैं ना, इमेजिनरी लाइन खींचा गया है ग्लोब में। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली इस प्रकार की जो लाइन है ये वाली, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में कहते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेटी हुई है एक प्रकार से, तो लेटी हुई है तो लेटीट्यूड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, अक्षांश, लैटिट्यूड कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो रेखाएं हम देख रहे हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, ठीक इस प्रकार से, इन रेखाओं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो आप बोल सकते हैं कि ये लंबी रेखाएं आपको देखने को मिल रही है एक प्रकार से, तो लंबी है तो लॉन्गिट्यूड, ये लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। हिंदी में कहेंगे देशांतर। ठीक, तो दो प्रकार की रेखाएं हैं, अक्षांश है और देशांतर है। अब बेसिकली हम लोग बात करें रेखाएं कितनी कितनी है, पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद फिर भारत के बारे में देखेंगे, अवस्थिति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कुछ और इमेजेस देखते हैं। जैसे इस इमेज में हम लोग आते हैं, ये बेसिकली लैटिट्यूड है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है, ये एक्चुअल में क्या है ना, जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में जो अक्षांशीय रेखा काट रही है उसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लाइन। जो ये पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसके ऊपर का जो देखो, ये पूरा हो गया एक गोला, 20 से काटेंगे तो आधा गोला हो गया, ये भी आधा हो गया, तो इसे कहा जाता है गोलार्ध। दोनों हो गए गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं गोलार्ध को। ये हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांशीय रेखा। इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा हो गया, या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर इसलिए क्योंकि पूरे पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस कारण से। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो
तो कितनी है अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर हम बात करें तो ये तो 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे, ये हो गया हमारा आएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से दक्षिण में आएंगे तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, पोल मतलब हो गया सबसे टॉप मोस्ट, उत्तरी उत्तर में देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं। ठीक है, जो एक पॉइंट के जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो कितनी रेखाएं हैं, एक तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे तो टोटल यहां तक है 90 डिग्री। ठीक, 1 2 3 4 करते करते 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। इसी प्रकार से दक्षिण में भी सेम 1 2 3 4 करके आएंगे तो इधर भी 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो 90 रेखाएं ऊपर की ओर, 90 नीचे की ओर, कितना हो गया 180 हो गया, और एक 0 डिग्री भी है। ठीक है, तो 181 ये क्या है, लैटिट्यूड्स है यानी कि अक्षांश है। ठीक, अब जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी है, ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं हैं 181 माइनस 2 करेंगे यानी कि 179, ये क्या है अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश अगर बोलेंगे, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स कितने हैं 181, लेकिन रेखाओं की बात करेंगे तो 2 माइनस करेंगे। क्यों 2 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है ना और ये साउथ पोल है, ये एक्चुअल में रेखा नहीं है, एक पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है, इस कारण से, और ये भी एक्चुअल में हम लोग जो देख रहे हैं ये रेखा ना हो कि अपने आप में एक सर्कल है, तो आप इसको अक्षांशी वृत्त भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पृथ्वी को ऐसे गोल से डिवाइड कर रहा है ना, तो इस कारण से इसको वृत्त कहा जाता है। बट आमतौर पर आप बुक वगैरह देखेंगे तो रेखा शब्द का ज्यादा उपयोग आपको देखने को मिलता है। रेखा शब्द का जो उपयोग है ये लॉन्गिट्यूड के मामले में ज्यादा सही है, क्योंकि ये ना वृत्त नहीं है, ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक एक्चुअल में खींची गई है इस प्रकार से। ठीक, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, लेकिन अक्षांश के मामले में ये मिला नहीं रही है, ये तो पूरा गोल से काट रही है पृथ्वी को। ठीक है, तो ये इसको आप बोल सकते हैं रेखा भी बोल सकते हैं, या ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहेगा और रहेगा वृत्त यानी कि सर्कल। क्लियर यहां तक। अक्षांश रेखाएं अक्षांश वृत्त कितने अगर बोलेंगे तो 179, और अगर पूछा जाएगा अक्षांश कितने टोटल तो 181। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो कितनी होती है अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखना 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111, और ये सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य आपको देखने को मिलेगी इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, यहां पे भी 111, यहां पे भी 111, इस प्रकार से। ठीक, ध्यान में रखना। हालांकि जब ध्रुव में चले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी हुई है उत्तर और दक्षिण में, आप लोग सुने होंगे पढ़े होंगे पहले, थोड़ी चपटी हुई है उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर, है ना, तो यहां पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच यानी कि नॉर्थ पोल और बोल सकते हैं 90 डिग्री और 79 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, दोनों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी क्योंकि चपटी हुई होने के कारण से, है ना। बाकी आपको वो तो खैर ज्यादातर बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, थोड़ा कोर कंसेप्ट है, जो ध्यान में रखना है वो ये याद रखना है। 111 किलोमीटर दूरी है दो अक्षांश रेखाओं के बीच का, और दो अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे ये एक अक्षांश रेखा हो गई, ये हो गई, इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं कटिबंध। ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एरिया है, क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। इंग्लिश में जोन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे कटिबंध। ठीक है, तो ये तो बात होगी अक्षांश रेखाओं की। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं। अच्छा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है एक अक्षांश रेखा के बीच में, ये तो डिग्री हो गई 90 डिग्री, फिर इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा मिनट में। ठीक है, फिर इमेजिनरी लाइन खींचा जाएगा, जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, तो इसके बीच में फिर 60 आपको फिर रेखाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, छोटी छोटी, ये इमेजिनरी लाइन, इनको कहा जाता है मिनट। फिर हर मिनट के बीच में फिर से इमेजिनरी लाइन मिलेगा सेकंड वाला, तो 60 सेकंड की फिर इमेजिनरी लाइन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो काफी बड़ा एरिया हो गया, फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालेंगे, तो और काल्पनिक रेखाएं खींची गई है मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक है, तो ये तो हम बात करें डिग्री वाला। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो ये बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, ये जो 0 डिग्री है ना, अक्षांश रेखा की बात करें, ये पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर रही है ना, और यहाँ पे जो देशांतर रेखा है हम लोग देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जो ध्रुव है उसको मिला रही है,
इनकी जो टोटल संख्या है वो हम देखेंगे 360। एक 0 डिग्री लाइन है। अब 0 डिग्री, अब इसको काल्पनिक रेखा खींची गई है। यहां पे तो 0 डिग्री फिक्स है, यही रहेगा क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पे 0 डिग्री किसको मानेंगे, ये फिक्स नहीं है। इसको बेसिकली क्या हुआ है कि जब ये सारी रेखा ड्रॉ की गई थी, तब यूरोपियन जो जियोग्राफर है उनका ज्यादा प्रभुत्व था वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, कई सारे देशों को कॉलोनी बनाया उन्होंने, है ना। तो उनका ज्यादा प्रभुत्व था हर फील्ड पर। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, जब ये जो रेखाएं जो ड्रॉ की उन्होंने, है ना, ग्लोब पर, तो 0 डिग्री अपने स्वयं के क्षेत्र को माना। तो इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ग्रीनविच एक स्थान है जहां पर बेसिकली है लेबोरेटरी, जहां से ये रेखाएं जो है वो ड्रॉ की गई। तो ग्रीनविच को उन्होंने एज्यूम किया कि इसे ही हम 0 डिग्री लाइन मानते हैं। ग्रीनविच से एक रेखा खींची उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लैंड, ये जो पिंक कलर में आप लाइन देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली ये जो रेखा उन्होंने ड्रॉ की, इसे उन्होंने कहा 0 डिग्री। और 0 डिग्री के ईस्ट की ओर जाएंगे, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ईस्ट की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री लाइन देखेंगे इस प्रकार से, देशांतरी रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली। इसी प्रकार से वेस्ट की ओर जाएंगे तो फिर से 180 डिग्री लाइन देखेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री, फिर 1 2 3, ये हो गया पूर्वी देशांतर हो गया। और 0 डिग्री के पीछे की ओर देखेंगे पश्चिम की ओर, तो फिर 1 2 3 4 ऐसा करके आएंगे। ये भी देशांतर है लेकिन पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। ठीक है, 0 डिग्री के जस्ट पीछे की ओर जो देशांतरी रेखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली, वो कौन सी है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों सेम है। ठीक है, तो 180 डिग्री इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी आप बोल सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक, तो टोटल रेखाएं कितनी है, 360 है यहाँ पे, क्योंकि 179 इधर देखेंगे, 179 इधर। ठीक है, और एक हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री। तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। इतना समझ आया बेसिक। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी हर क्षेत्र में समान नहीं होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, वो फिक्स है क्योंकि बराबर बराबर भागों में है ये, है ना। देशांतर रेखा में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ध्रुव से ही निकल रहा है ना, तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूरी कहां पर मिलेगी, इक्वेटर में, क्योंकि यहीं पर सबसे वाइड रहेगा ये जो बीच की दूरी है। फिर जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे कम होते जाएगा। तो भूमध्य रेखा में दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो है फिर अगेन 111 किलोमीटर, 111.13। ठीक है, तो दोनों में ही 111 है। अक्षांश के मामले में ऐसा है कि हर जगह 111 है, यहाँ पे केवल विषुवत रेखा में 111 है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कम हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्लियर यहां तक। और दो देशांतर रेखाओं का बीच का जो एरिया है, यहाँ पे अक्षांश के बीच के एरिया को जोन बोल रहे हैं, हिंदी में कहते हैं कटिबंध। यहां पे दो देशांतर रेखाओं के बीच का ये जो एरिया है इसे कहा जाता है गोर। ठीक है, गोर कहा जाता है दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है या एरिया है उसे। ठीक, क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, ये एक्चुअल में टाइम डिक्लेयर करने का काम करती है। अभी कितना समय हो रहा है ये सब हमको पता चलता है तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं जो हैं बेसिकली क्लाइमेट कंडीशन को बताती है। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको ठंड में वृद्धि देखने को मिलेगी, इसी प्रकार से दक्षिण में जाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्लाइमेट को बेसिकली क्लासीफाई कर रहा है, और ये जो मेन काम कर रहा है वो कर रहा है टाइम यानी कि समय के निर्धारण का। ठीक है, तो टोटल रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखा है 360, है ना। और हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक रोटेशन लगाती है, अपने एक्सिस पर एक बार घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में घूम रही है, यानी कि 24 घंटे में हम देख रहे हैं पृथ्वी 360, ये तो डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो रही है रोटेट। ठीक है, तो एक घंटे में अगर हम बात करें तो कितना डिग्री रोटेट हो रही है, 24 घंटे में हो गया 360 डिग्री जो टोटल घूम गई। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमी, 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है,
तो 1 घंटे में पृथ्वी रोटेट कर रही है, जैसे हमारा 1 घंटे क्लास करे होगा तो 15 डिग्री हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। तो 15 डिग्री हो जाएगी रोटेट 1 घंटे में। इसी प्रकार से 24 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया अक्षांश और देशांतर जो बेसिक हमको देखना था। अब 0 डिग्री के उत्तर में देखेंगे अक्षांश में, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन हमने 0 डिग्री मान लिया, क्योंकि 0 डिग्री अगर भारत के जो जियोग्राफर है ये रेखा ड्रॉ करते तो आज दिल्ली वगैरह से गुजरता जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। आज के टाइम पे 0 डिग्री हम किसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम या हिंदी में कहेंगे माध्य समय, ठीक है। ग्रीनविच उस स्थान का नाम है इंग्लैंड में जहां से रेखा ड्रॉ की गई। मीन टाइम माध्य समय यानी कि उसको माना गया 0 डिग्री, मेन है वो। उसके पूर्व में जाएंगे पूर्वी देशांतर, पश्चिम में जाएंगे पश्चिमी देशांतर। अब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, एक तो है ना, 0 डिग्री की उत्तर में है लैटिट्यूड की अगर बात करें तो, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो देशांतर की अगर बात करें तो भाई ये तो अफ्रीका वाला मैप हमको देखने को मिल रहा है, इधर की और पूर्व की ओर साइड में जाएंगे तो भारत हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, ठीक, याद रहेगा। तो कभी कभी पूछा जाता है भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तर हो गया, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, क्लियर। जो मेन हमको अक्षांश रेखा जो देखने को मिलेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस इमेज में। एक तो हो गया 0 डिग्री लाइन जो कि है हमारा इक्वेटर। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये एक्चुअल में क्यों ड्रॉ की गई है, ये तो 23 डिग्री 26 मिनट है, ये ऐसा क्यों किया गया होगा। इसके पीछे जो रीजन है वो है हमारे पृथ्वी का बेसिकली रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो एक तो हमारी पृथ्वी पहली बात है थोड़ी झुकी हुई, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री लगभग झुकी हुई है ना पृथ्वी, और झुकी होते हुए परिक्रमा कर रही है ये। तो झुकी होने के कारण से ही क्या होता है, ये जैसे हम देख रहे हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा कर रही तो गोलाकार पथ में नहीं कर रही, जैसे ये सूर्य है ना, तो पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बेसिकली अगर ये पृथ्वी है, ये हो गया सूर्य, एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य के काफी दूर रहेगी। दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रही है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इस प्रकार से होना था रोटेशन, बट एक्चुअल में झुकी हुई है, इस प्रकार से कर रही है परिक्रमा, ठीक है। ये तो एक्सिस में रोटेट कर रही है, साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। तो एक केस ऐसा आएगा दिसंबर में। दिसंबर में क्या केस आएगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है ना, तो भूमध्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। इसके उत्तर में देखेंगे तो 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो एक टाइम ऐसा आएगा दिसंबर में जब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर सीधी किरणें, तिरछी किरणें तो पृथ्वी में हर जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो सीधी किरण जो आ रही है सूर्य से वो आपको देखने को मिलेगी मकर रेखा में, है ना। क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी है, तो इसी झुकी होने के कारण 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। वो इसलिए है क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें एक टाइम ऐसा आएगा जब दिसंबर का समय रहेगा 22 दिसंबर की अगर बात करें तो, जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर आएंगी, मकर रेखा में, ठीक है। फिर यही जब घूम कर फिर इधर की ओर आएगा इस प्रकार से, तो इस टाइम पे क्या होगा, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो आएंगी कर्क रेखा पर, ठीक है। ये समय रहेगा 21 जून का, ठीक है। जब भारत में, अब भारत बोले तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 21 जून सबसे लंबा दिन है ना, हम कहते हैं ना। और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे सबसे लंबा दिन आपको देखने को मिलेगा 22 दिसंबर। हमारे केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर सबसे लंबी रात होगी हमारे लिए, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो
यहां पर तो मकर रेखा की बात कर 22 दिसंबर के केस में मकर रेखा पर लंबवत किरण आ रही है, लंबवत किरण आ रही है तो तिरछी किरण के इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से तिरछी किरण आएगी। ठीक है, तो ये जो साउथ पोल हम देख रहे हैं, यहां पे आपको 6 महीने का लगभग जो दिन देखने को मिलेगा, वो 6 महीने का सर्कल यहां से चालू होता है, सितंबर से लेकर के मार्च तक। सितंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय है, वो दक्षिणी जो ध्रुव की अगर बात करें, साउथ पोल की बात करें, वहां पे आपको लगभग 6 महीने का दिन देखने को मिलेगा, यानी सनसेट ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और सेम टाइम पे यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक ये जो है हमारा नॉर्थ पोल, क्योंकि झुका हुआ है ना, तो यहां पे लाइट आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे आपको 6 महीने की रात देखने को मिलेगी, यहां पे सनराइज ही नहीं होगा 6 महीने तक, इस प्रकार से झुकी होने के कारण। जैसे कि इसमें थोड़ा शेडेड एरिया में आप देख सकते हैं, ये तो हो गया रात वाला पोर्शन। ठीक है, इधर की ओर दिन है, इधर की ओर रात है, और क्योंकि झुका हुआ है, अब देखो इधर लाइट है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, इस वाले एरिया में पूरा 6 महीने आपको दिन देखने को मिलेगा, जब मार्च से लेकर के बात करें सितंबर तक के साइकिल की। और ये देखो साउथ पोल की अगर बात करें तो इधर अंधेरा आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इस समय काल में मार्च से सितंबर तक 6 महीने की रात्रि देखने को आपको मिलेगी, यहाँ पे सन राइज नहीं होगा। ठीक है, इधर की ओर आएंगे तो जस्ट उल्टा। तो दो केस ऐसा आएगा जब बेसिकली सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेंगी, दो टाइम पर। एक तो है मार्च, मार्च कब, 21 मार्च, और एक आपको देखने को मिलेगा सितंबर, 22 से 23 सितंबर। कुछ बुक में आपको 22 सितंबर मिलेगा, कुछ में 23 सितंबर मिलेगा। ठीक है, दो केस ऐसा आएगा जब ये जो भूमध्य रेखा है यहां पर लंबवत चमकेंगी सूर्य की किरणें। ठीक है, मार्च हो गया और सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये याद रखना। जब सूर्य की लंबवत किरण कहां पे आ रही, भूमध्य रेखा पर, तो यहां पे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, सभी में जो सनलाइट जो है बराबर मिलते रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। समझ आ रहा है इतना? क्योंकि पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर, और दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रही है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम आएगा जब सबसे पास रहेगी और एक टाइम आएगा जब सबसे दूर रहेगी, तो इसको ध्यान में रखना। ये 22 दिसंबर के बाद, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी आएगा। ठीक है, तो 3 जनवरी का जो समय रहेगा, यानी कि पृथ्वी जब कुछ यहां पे रहेगी, 3 जनवरी का जो टाइम है, इस टाइम पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के रहती है सबसे करीब। ठीक, 3 जनवरी को सबसे करीब रहती है, तो इस घटना को कहा जाता है उपसौर। ठीक, और इसी प्रकार से देखेंगे 3 जनवरी के बाद एक समय आएगा, जून के बाद इधर आएगा जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी रहेगी सूर्य से सबसे दूर। ठीक है, तो सबसे दूर रहेगी, इस घटना को कहा जाता है अपसौर। ठीक, उपसौर जब पृथ्वी सबसे करीब रहेगी, और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहेगी। सबसे करीब रहेगी ना जब पृथ्वी, उपसौर यानी कि 3 जनवरी के टाइम पे, तो जो दूरी रहेगी पृथ्वी और सूर्य के बीच, वो दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.7 करोड़ किलोमीटर जब सबसे करीब है, और सबसे दूर है तो फिर रहेगा 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर इतना? तो ये समझ आया कि कर्क रेखा मकर रेखा की, अगर मान लेते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस में 40 डिग्री झुकी होती, ठीक है, तो 40 डिग्री झुकी होती, तो कर्क रेखा और मकर रेखा 40 डिग्री उत्तर 40 डिग्री दक्षिण ये देखते रहते, क्योंकि जितनी झुकी हुई है उसके कारण से ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। परिक्रमा तो कर रही है और झुकी होने के कारण से कर रही है। तो दो केस ऐसे आते हैं, एक केस आएगा जब नॉर्थ पोल में कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरण आएगी। ठीक है, तिरछी किरण तो सब जगह जाएगी, लेकिन लंबवत किरण जो डायरेक्ट आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। और एक आएगा साउथ पोल में मकर रेखा पर 23.5 डिग्री जब सूर्य की लंबवत किरणें चमकेंगी। ठीक है, इतना समझ आया? इसी कारण से हम लोग इस इमेज में जैसे देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसी कारण से 23.5 में। तो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 23 डिग्री 26 मिनट है। ठीक है, लेकिन आपको जो बुक में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23 डिग्री 30 मिनट। मिनट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23.5 डिग्री। तो कई बुक वाले थोड़ा सा क्या करते हैं, देखो मिनट के, अगर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कुछ बुक में अगर आप देखेंगे 23.5 डिग्री,
तो एक्चुअल में ये गलत लिखा होता है ना। 23 डिग्री 30 मिनट सही है। 0.5 मतलब तो 100 के टाइम पे 100 के बेसिस में हम निकाल रहे हैं, एक घंटे में तो 60 मिनट होता है ना, तो ये याद रखना। 23 डिग्री 30 मिनट एग्जैक्ट तो ये वाला है, लेकिन अधिकांश सोर्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया कौन सा, मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये वाली लाइन हम देख रहे हैं आर्कटिक सर्कल, इसको आप नोट कर सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है आर्कटिक सर्कल। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस कारण से नाम दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो पूरा ठंड एरिया ही आपको देखने को मिलेगा, बर्फीला क्षेत्र ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये लैटिट्यूड्स है, एक तो 0 डिग्री हो गया अक्षांश जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, एक याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक याद रखना आर्कटिक सर्कल। 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखा हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हमने समझ लिया जो पृथ्वी जो कर रही है रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब इसके बाद देखते हैं भारत की जो अवस्थिति है अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से कहाँ है। तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, हमने देखा अक्षांश की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में, है ना। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर में जब आएंगे तो आ जाएंगे पूर्वी गोलार्ध में। अब 0 डिग्री के जैसे उत्तर है, मैंने बताया 1 2 3 4 करके 90 डिग्री उत्तर तक है ना। और 2 डिग्री है जैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में फिर आपको इमेजिनरी लाइन देखने को मिलेगा, तो 60 आपको मिनट वाले लाइन देखने को मिलेंगे, फिर 2 मिनट लाइन के बीच में फिर 60 सेकेंड वाले लाइन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो भारत अगर हम बात करें, एक तो भारत का मेन लैंड भी है ये वाला, और प्लस बात करें द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है। पूरे भारत की बात करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे, है ना। तो संपूर्ण भारत की अगर बात करें जिसमें द्वीपों को कर रहे हैं इंक्लूड, यानी कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी शामिल कर रहे हैं, तब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार बोलने का मतलब उत्तर दक्षिण विस्तार की बात कर रहे हैं, है ना, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, वो कितना है। तो ये ध्यान में रखना 6 डिग्री 4 5 क्या है, मिनट है, ठीक है। वहां से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये दोनों क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा। जब एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछेगा तो एक ऑप्शन वहां पे 100% ये रहेगा 6 डिग्री 4 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि 6 डिग्री 4 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश करेंगे ना, तो ये जैसे हमारा ग्लोब है ये हो गई भूमध्य रेखा, तो 1 1 2 3 4 करके 6 डिग्री कुछ इधर आएगा, है ना। 6 डिग्री 4 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश ये वाला होने वाला है, ये हो जाएगा साउदर्न लैटिट्यूड। जबकि भारत की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहां से है ना, इधर से थोड़ी ना, यहाँ पास से, तो इसलिए ध्यान में रखना है ये 0 डिग्री की उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं अक्सर, हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी एग्जाम में, है ना। तो दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि हम लोग भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे दक्षिण है, ये उत्तर है, इस कारण से दक्षिण उत्तर ऐसा कर जाते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश ये कहां से गुजर रही है, ये एक्चुअल में ग्रेट निकोबार से गुजर रही है, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर जाएंगे तो ग्रेट निकोबार कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहां से जो इमेजिनरी लाइन जो गुजर रही है वो है 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। और उसके बाद आएंगे तो ये जो मेन लैंड आएगा ना, मुख्य भूमि की अगर बात करें सबसे दक्षिणी छोर जो देखेंगे वो देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश, ये अगर मुख्य भूमि की बात करें तो। और ये अगर मुख्य भूमि प्लस द्वीप संपूर्ण भारत की बात करें तो आएगा 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि में आएंगे तो 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और सबसे उत्तर में जाएंगे तो यहां पे जो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां से गुजर रही है, ठीक, क्लियर है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट ये गुजरेगा, जो सबसे मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी छोर है, कौन सा नाम है उसका बताओ, कल की क्लास में देखे थे ना। नहीं, मुख्य भूमि का केप कमोरिन, ठीक है। और संपूर्ण भारत में देखेंगे तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा कॉल, यानी कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट बोले, पार्सन पॉइंट बोले या पिग्मेलियन पॉइंट,
ये जो पॉइंट से जो इमेजिनरी लाइन गुजर रही है अक्षांश रेखा, वो कितनी है? 6 डिग्री 4-5 मिनट। ठीक है, यहां से जो गुजर रही है वो इंदिरा पॉइंट से गुजर रही है। फिर केप कमोरिन से जो लाइन गुजर रही है वो है 8 डिग्री 4 मिनट वाली। ठीक, और ऊपर में चले जाएंगे तो इंदिरा कॉल है ना, तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, क्लियर? तो ये तो होगी अक्षांश रेखाएं, और सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं है ना। दक्षिणी अक्षांश इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो भारत है वो खुद 0 डिग्री इक्वेटर के उत्तर में है, तो सारा उत्तर है। ये भी उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं देशांतर की दृष्टि से भारत है पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध यानी कि पूरा जो हम देखेंगे देशांतर भारत के कैसे पूर्वी देशांतर देखेंगे। सबसे पश्चिमी बिंदु जो भारत का है, जो गुजरात में हम देखे थे गौरा मोती या गुहार मोती जिसका नाम है ना, यहां से जो रेखा गुजर रही है, प्लस अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है, यहां से जो रेखा गुजर रही है। देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट देखेंगे पूर्वी देशांतर, जो यहां से गुजर रही है, यानी कि गौरा मोती या गुहार मोती से। 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर। अगेन इसको एग्जामिनर क्या देगा? पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर करेगा एक ऑप्शन में, तो वहां पे फंसना नहीं है। भारत के कंटेक्स्ट में देख रहे थे पश्चिमी है, ये पूर्व है, लेकिन देशांतर में हम देख रहे हैं कि भारत जो है कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस कारण से पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देखेंगे। ठीक है, 27 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये कहां से गुजरेगा? किबिथु से, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान में रखना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पहले याद था कि नहीं था किसी को? नहीं था क्या पहले? इसको ध्यान में रखना है, बेसिक है। वैसे छत्तीसगढ़ के केस में ही पढ़ोगे, आप पढ़ चुके होगे शायद। नहीं पढ़े हो? ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे जब स्टार्ट होगा तो सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। भारत के बीच में छत्तीसगढ़ आ जाएगा इधर। छत्तीसगढ़ में भी देशांतर की अगर बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर ही देखेंगे, अक्षांश में देखेंगे तो फिर उत्तरी अक्षांश देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, याद रहेगा। अक्षांशी की बात करेंगे तो दक्षिण में 2 पॉइंट याद रखना है, 6 डिग्री 4-5 मिनट और फिर 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। और उत्तर में फिर एक ही है 37 डिग्री 6 मिनट। कैसा है? उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, देशांतर बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रहेगा। ये उत्तर क्वेश्चन के हिसाब से यही आएगा कि भारत का जो अक्षांशी पूछेगा, क्या भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है या भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, या ये पूछ सकता है भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार को बताइए। फिर ऑप्शन दिया रहेगा। अक्षांशी विस्तार के बारे में जैसे पूछा रहेगा ना, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? 8, जैसे मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये एक ऑप्शन रहेगा जो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन एग्जामिनर इस प्रकार से रखेगा, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार से, है ना। तो वो गलत हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश कर देगा, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो पूर्वी देशांतर हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, इसको दक्षिणी अक्षांश या पूर्वी को पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से करके एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा इसमें। तो अक्षांशी विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है, और शब्द में ये देखना है कि भारत की मुख्य भूमि बोल रहा है या संपूर्ण भारत बोल रहा है। ठीक है, या केवल भारत अगर लिखा रहेगा तब भी हम लोग किसको काउंट करेंगे? अंडमान निकोबार को, क्योंकि भारत का पार्ट हुआ ना वो। ठीक है, और ऑप्शन में अगर मान लो ऑप्शन में आपको मिल ही नहीं रहा है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ही नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट ही दिख रहा है, मतलब वो पूछना ही इसी को चाह रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जैसा हमने देखा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है कर्क रेखा है, तो भारत के कंटेक्स्ट में हम लोग के लिए कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से गुजरती है वो, है ना, लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है भारत को। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। भारत की अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं? देखो, सबसे पहले तो ये गुजरेगी गुजरात से, तो एक तो याद रखना है गुजरात,
ठीक है, सबसे पहले गुजरेगी गुजरात से, और गुजरात के बाद ये ना थोड़ा पार्ट ट्रेवल करती है कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये हो गया गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में तो काफी लंबी है ये रेखा, थोड़ा ऊपर हो गया, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, राजस्थान के बाद तीसरा, अगर आपसे इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से गुजर रही है उनको क्रम से जमा होकर के, तो सबसे पहले नंबर पे गुजरात। 8 राज्य के नाम तो याद हो जाते हैं, लेकिन क्रम से जमाने बोल दिया, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो थोड़ा दिमाग घूम सकता है ना। तो क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है 3 हो गया, फिर चौथे में आ जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवें में कौन सा है, झारखंड, छठवें में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर सातवां और आठवां बताओ, त्रिपुरा, और तो त्रिपुरा हो गया, और हो गया मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अभी भी आते हैं, ये आसान टॉपिक है लेकिन प्रश्न आते हैं यहाँ से। ठीक है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, एक ऑप्शन दिया रहेगा मणिपुर भी दिया रहेगा, किन राज्यों से गुजरती है, तो मणिपुर दिया रहता ऑप्शन है, मिजोरम के ऊपर है मणिपुर। अब जो लोगों को नहीं पता रहता कई बार मणिपुर मिजोरम कंफ्यूज हो जाते हैं ना ऊपर नीचे, ठीक है, इस कारण से। हाँ, आया था क्वेश्चन किसमें, कौन सा क्वेश्चन आया था, गुजरती करके, नहीं गुजरती था ना, वो देता ही है क्योंकि मिजोरम मणिपुर कंफ्यूज करने के लिए है ना। तो सबसे पहले है गुजरात, फिर ये हो गया राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश देखेंगे तीसरे में, छत्तीसगढ़ चौथे में, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है ये हो गया मिजोरम, ये जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर वो है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर कौन सा राज्य है ये वाला बताओ, मणिपुर के ऊपर नागालैंड, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये तो हो गया असम, और ये है मेघालय। दिक्कत किसमें होता है, मणिपुर मिजोरम, ये वाला है मणिपुर, इसको ध्यान में रखना है ना, ये है मणिपुर, और फिर है नीचे मिजोरम, ठीक है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो बाउंड्री की अगर बात करें तो एक ओर से कनेक्ट है मिजोरम से, इधर कनेक्ट है असम से, बाकी 3 ओर से इधर देखेंगे तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ इस जो रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा जो तीनों ओर से घिरा हुआ है ना बांग्लादेश से, इस प्रकार से ये पूरा घिरा हुआ है, तो इसे कहता है जीरो लाइन कहा जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का जो लाइन है उसको। ठीक, तो ये 8 राज्य याद रहेंगे, क्रम से याद रखना। इसी को अगर पूछेगा पूर्व से पश्चिम तो पहले कौन सा आ जाएगा, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ऐसे याद रखना क्रम से अगर पूछा तो। इसी प्रकार से देखेंगे मानक समय रेखा, जैसे मैंने बताया कि देशांतर रेखाएं हैं वो समय निर्धारित करने का काम करती है। 360 देशांतर रेखाएं हैं, 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, तो 1 घंटे में घूम रही है 15 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में 4 डिग्री रोटेट करती है पृथ्वी। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री हो गया, है ना। तो जो मानक समय रेखा है भारत के केस में अगर हम लोग बात करें तो भारत को बीच से मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए जो देशांतरी रेखा है जो कि है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कैसा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है ना। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतरी रेखा है वो लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है भारत को बीच से, और वो रेखा आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएंगी। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हो गया उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश छूट गया यार, एक और आएगा यहाँ पे, देखो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा मतलब वहीं से टाइम एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहे हैं, बोलने का मतलब है जैसे कर्क रेखा की बात कर रहे हैं ये तो बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखा रहा है ना।
और सूर्य यहीं तक लंबवत चमकता है, इसके ऊपर लंबवत किरणें नहीं आती, सूर्य की तिरछी किरण जाएगी, ठीक है। लेकिन मानक समय रेखा हमने माना है एक्चुअल में, है ना, जो बेसिकली भारत को दो भागों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। कुछ बड़े देश आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे रशिया है, अमेरिका है, जहां पर 8-8, 9-9 मानक समय रेखाएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है करके, है ना। यहाँ पे जो मानक समय रेखा है वो आपको बुक में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के गुजरती है। कुछ बुक में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो लाइन, जैसे मीन ग्रीनविच मीन टाइम है, जैसे 0 डिग्री इंग्लैंड से जो निकला है, इंग्लैंड में भी ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहां से, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है पूर्वी देशांतर, उसको हमने मानक समय रेखा माना भारत के लिए। और वहां पर जो एक्चुअल में टाइम होता है उसी टाइम को ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है, ठीक। तो ये एक्चुअल में गुजरती है, आपको जो ध्यान में रखना है, अलग अलग मिलेगा, नैनी मिर्जापुर, तो नैनी याद रख सकते हैं, इलाहाबाद से जो निकलती है जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है, ठीक है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, फिर देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा उड़ीसा, और फिर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा पार्ट आएगा मध्य प्रदेश में, फिर आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा और ये हो गई हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। कहां पर काट रही है? छत्तीसगढ़ में काट रही है। कौन से जिले में? कोरिया जिले में। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो कोरिया जिले में एक दूसरे को काट रही है, कर्क रेखा और हो गई मानक समय रेखा। तो उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, और है आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य है जहां से होकर के गुजर रही है मानक समय रेखा, ठीक है। सबसे पहले सनराइज कहां पर होगा भारत में? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, तो सबसे पहले सनराइज, इधर सन है तो सबसे पहले यहां आएगा, फिर ये घूम के पीछे की ओर जाएगा तो फिर गुजरात में आएगा, तो सबसे लास्ट में जो सनराइज होता है गुजरात में, ठीक है। दोनों क्षेत्र में सनराइज में डिफरेंस कितने घंटे का है? 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, यहां पे 2 घंटे पहले, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पे 4 बजे सनराइज हो रहा है, तो यहां पे सनराइज होगा 6 बजे, क्योंकि ये घूम जाएगा जब इधर की ओर ना, तो सनराइज इधर आएगा पहले, मतलब बाद में फिर इधर आएगा, गुजरात में सबसे लास्ट में होगा इंडिया के केस में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 2 घंटे का अंतर है। और हम लोग जो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस रेखा में, ये जो हमारा माध्य समय रेखा है 82.5 डिग्री, यहां पर जो टाइम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोकल टाइम है वो अलग अलग होता है। लोकल टाइम बोलने का मतलब सूर्य की लंबवत किरणें, जैसे 12 बजा है ना, हमारे यहाँ 12 बजा तो सूर्य की लंबवत किरणें आएगी, तो 12 बजे सूर्य की लंबवत किरणें यहीं पर आएंगी। बट 12 तो ओवरऑल भारत में हर जगह बजा है, टाइम हुआ है करके हम कंसीडर कर रहे हैं, बट हर जगह सूर्य की लंबवत किरणें 12 बजे नहीं आएंगी, केवल यहीं पर आएंगी भारत के केस में अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सनराइज पहले होता है, यहाँ पे सनराइज लास्ट में, ठीक। इस प्रकार से ध्यान में रखना। 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर के गुजरात के गौरामोती के बीच जो बेसिकली टाइम है उसमें, ठीक है। लोकल टाइम अलग अलग होता है, मेन हम इसको कंसीडर करते हैं। जैसे अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 मान रहे हैं, तो 10:30 जो एक्चुअल में टाइम होगा यहाँ पे होगा, है ना। लेकिन हम ओवरऑल यहाँ पे भी मेघालय में चले जाए, अरुणाचल प्रदेश में चले जाए, टाइम कैसे देखेंगे? 10:30 ही बजाया करके, लेकिन जो सनलाइट है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितनी है ये ध्यान में रखना है। स्थलीय सीमा के बाद आज की क्लास में तो नहीं होगा, जलीय सीमा जो कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, जलीय सीमा के बारे में आपको मिलेगा कुछ डेटा ये वाला, ठीक है। बट ये डेटा है जो अब हो गया है चेंज। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना जलीय सीमा के बारे में, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि ये वाली जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं। अभी पुराने बुक्स वगैरह आप देखोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा 7516.6 किलोमीटर। ये है भारत की जलीय सीमा की लंबाई। ये एक्चुअल में हो गया है चेंज। ये जो डेटा है ये एक्चुअल में 1970 का है। 1970 में जब सैटेलाइट के माध्यम से तटीय रेखा की लंबाई मापी गई तो ये डेटा मिला। अब ये डेटा हो गया है पुराना। अब 2025 में आया है जो नया डेटा, उसके अकॉर्डिंग ये जो तटीय सीमा है भारत की, उसकी लंबाई हो गई है
11,098.81 किलोमीटर। अब इसको देख के लगेगा लंबाई कैसे बढ़ गई, है ना, भारत तो भूभाग कब्जा कर लिए क्या ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मापने का जो पैमाना था, पैरामीटर, उसको चेंज किया गया। पहले क्या किया जा रहा था, जैसे कि ये हम तो देख रहे हैं इसमें सीधा ऐसा बाउंड्री बना हुआ है ना। अब बहुत सारी नदियों के डेल्टा वगैरह, जैसे गंगा नदी की बात करें, पश्चिम बंगाल में डेल्टा है, तो डेल्टा जब रहेगा तो कुछ इस प्रकार से दुनिया भर का इस प्रकार से संरचना इस प्रकार से रहेगा। तो पहले इसको एक सीधी रेखा में मान लिया गया था जब कैलकुलेट किया गया था, मापा गया था। तो अब ये जो मापने का तरीका है चेंज करके कुछ इस प्रकार से मापा जा रहा है। हर प्रकार से जितना भी कटा फटा जो मोड़ है तटीय क्षेत्र में, सबको कंसीडर किया जा रहा है। तो इस कारण से मापने का जो पैरामीटर है वो चेंज हुआ है करके, है तो क्षेत्र अपने पास उतना ही, लेकिन अब जो डेटा बढ़ के आ गया है 11,098.81 किलोमीटर। आपको ये याद रखना 11,098, ठीक है। इसके बारे में कल की क्लास में बताऊंगा कौन कौन से राज्य, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे ये जो पूरा डेटा है राज्य वाइज कितना कितना तटीय क्षेत्र है किलोमीटर वाइज में, तो ये अब हो गया पूरा चेंज, क्योंकि 7516.6 से बढ़ गया। आपको डेटा एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखना, मैं टॉप 5 आपको बताऊंगा। जैसे इसको भी मैं तो ये तो आपको नोट्स में मिल जाता, बाकी जो याद करने का है वो टॉप 5 ही याद करेंगे राज्य क्रम में, या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब डेटा, अब इसको याद नहीं करेंगे, क्रम बस बताऊंगा मैं, और जो अपडेट हुआ है जो डेटा है उसको बताऊंगा। जैसे ये 1214 किलोमीटर गुजरात, राज्य की दृष्टि से बात करें तो गुजरात अभी भी भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, लेकिन अब डेटा चेंज हो गया। पहले 1214 था, अब ये बढ़ करके 2340 हो गया है, 2340 किलोमीटर, ठीक है। एरिया उतना ही है, कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको बदला गया है, क्योंकि बहुत सारी नदियां वगैरह है, डेल्टा जो बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जो कटे फटे भाग है, उनको भी अब काउंट किया गया इस कारण से, ठीक है। तो इसको तो मैं कल की क्लास से बताऊंगा। और सबसे लंबी तटीय सीमा अगर बात करेंगे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला देंगे तो अंडमान निकोबार पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि इसका भी बढ़ा है ना 1962 जो है ना, ये एक्चुअल में हो गया है 3083 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों को काउंट करेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा वाला यूनियन टेरिटरी है, और केवल राज्य की बात करेंगे तो गुजरात, ठीक है। केवल एक ही ऐसा बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, या राज्य बोले, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य अगर दोनों ऐसा पूछा जाएगा तो जिसका कम हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, कम भी हुआ है। किसका कम हुआ है? पौंडीचेरी का। ये जो 47.60 देख रहे हैं अभी वर्तमान में, जो मतलब जो पहले था वो अब कम होके हो गया है 42.65 किलोमीटर। तो इसी का कम हुआ है, बाकी सबका बढ़ा ही है, ठीक है। मापने का जो तरीका, जो पैरामीटर हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर ऑनलाइन को पूछते नहीं हो समझ आया कि नहीं, बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया है। दिव्या नेताम, और क्या चीज समझ में नहीं आया? आप लोग को समझ आया सब? हाँ, कुछ डाउट है तो पूछा करो भैया, है ना ठीक है। ये जियोग्राफी मजा आ रहा है कि पॉलिटी मजा आ रहा था? दोनों मजा आ रहा है। जियोग्राफी में क्या रहता है, मैप के माध्यम से पढ़ते ना तो इंटरेस्ट बना रहता है थोड़ा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जब आगे जाएंगे नदी पहाड़ पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। जियोग्राफी मतलब वही आता है ना दिमाग में पहले, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे तो बहुत और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको तो मैं कल की क्लास से पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं स्थलीय सीमा को। तो स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले मैप में अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया हमारा भारत। स्थलीय सीमा मतलब भारत की सीमा कौन कौन से पड़ोसी देशों से होती है साझा। कितने टोटल पड़ोसी देश हैं अगर बात करें तो 7 पड़ोसी देश है ना। प्लस हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले देश की बात कर लेते हैं, कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमा जो है लगती है। यहां से अगर हम लोग देखें, इधर से पाकिस्तान आएगा पूरा, फिर इस प्रकार से घूमकर इधर बांग्लादेश तक, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। टोटल जो लंबाई है स्थलीय सीमा की वो है 15,106.7 किलोमीटर। ये चेंज नहीं हुआ है, ये उतना ही है, जलीय सीमा वाला बस चेंज हुआ है, ठीक है। तो 15,106.7 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की है लंबाई। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लग रही है। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कितना है? 4,096.7 किलोमीटर, ठीक, 4,096.7।
अब मैप में देखेंगे बांग्लादेश, आपको देख के लगेगा नहीं, आपको लगेगा या तो चाइना के साथ होगा या तो पाकिस्तान के साथ होगा। बट जो रेखा है काफी टेढ़ी मेढ़ी है ना। इसको एक सीधा लाइन में करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा खींचेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है ना पूरा, इस कारण से हमको मैप में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन भारत की बांग्लादेश का सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, 7 देशों में अगर बात करें तो क्रम आपको ध्यान में रखना है, और ये डेटा भी आपको याद रखना है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। 7 ही देश है तो डेटा आपको याद रखना है। 15,106.7 टोटल हो गया। सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096.7। ठीक है, ये 0.7, ये 0.7, बाकी में सब एग्जैक्ट है, पॉइंट नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चीन है 3488, 3488। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 33, मतलब इसको 4 टाइम्स 3 याद रख सकते हैं, बस यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो 3323 किलोमीटर किसके साथ बाउंड्री है? पाकिस्तान। तो क्रम कैसे रहेगा? बांग्लादेश, फिर चीन 3488, फिर 3323 पाकिस्तान के साथ, फिर चौथा हम देखेंगे नेपाल 1751। ठीक है, तो मैप में याद रखना है, सबसे पहले हो गया बांग्लादेश, फिर इधर हो गया चाइना सेकेंड में 3488, फिर पाकिस्तान, ये हो गया 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल के साथ देखेंगे जो बाउंड्री हमारी 1751 किलोमीटर। ठीक है, और फिर नेपाल के बाद आएगा 5वें नंबर पे, ये हो गया चौथा। 5वें नंबर पे हम देखेंगे म्यांमार, ये जो सीमा लगती है, कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई है 1643। ठीक है, 1643 किलोमीटर। नेपाल के सॉरी म्यांमार के बाद आ जाएंगे 6वें नंबर पर भूटान, इसकी जो लंबाई है 699 किलोमीटर। ठीक है, और 7 देशों के साथ लग रही, तो 7वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। यहां पे हमको देखने को मिलेगा 106 किलोमीटर। ठीक है, ये 7 देश है जिनके साथ भारत की सीमा होती है साझा। ठीक, तो 1643 म्यांमार, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में है नहीं, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, ये गिलगित बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है। ठीक है, इस रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा, ये सुने हो नाम? डूरंड रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा को? भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है। मार्टिमर डूरंड थे, ब्रिटिश बेसिकली थे, जो उन्होंने 1896 में इस जो रेखा है उसको ड्रॉ किया। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा ड्रॉ की गई थी, और 1896 की बात करें उस टाइम पे भारत के अंतर्गत जो पाकिस्तान है वो भी आता था। ठीक है, तो ये जो रेखा ड्रॉ की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, तो यानी कि इस प्रकार से रेखा ड्रॉ की गई थी, ये वाली। तो ये पूरा को कहा जाता है डूरंड रेखा। अब ये तो बन गया पाकिस्तान 1947 में, फिर तो हमारे पास बचा केवल इतना ही एरिया। तो भारत अफगानिस्तान के बीच ये वाला जो लाइन है डूरंड रेखा 106 किलोमीटर। ठीक है, बाकी ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लाइन है ये भी डूरंड रेखा ही है, मार्टिमर डूरंड जिन्होंने ड्रॉ किया था। ठीक है, इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच आपको जो लाइन देखने को मिलेगी उसको क्या कहते हैं? रेड, नहीं, रेड क्लिफ। ठीक है, वो तो आप उसमें देखेंगे पाक ऑक्यूपाइड में। तो ये जो रेखा हमको देखने को मिलती है वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस रेखा को ड्रॉ किया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के दोस्त थे वो रेड क्लिफ, उनको बुलाया वो जब भारत पाकिस्तान को हो रहा था विभाजन, तो सीमा बनाना है ना। क्लियर? ठीक है, समझ नहीं आएगा तो आप कल पूछना। तो रेड क्लिफ जो थे वो थे फ्रेंड किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको बुलाया, वो चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति आए इस रेखा को ड्रॉ करने के लिए जो भारत पाकिस्तान दोनों से जिसका कनेक्शन ना हो, ताकि वो मीडिएटर अच्छा बन सके, मतलब किसी के फेवर में ज़्यादा वो मत करे। और उनको दिया गया एक मैप रेखा ड्रॉ करने के लिए, है ना। और उनका पेन का जो लाइन भी खींचेंगे वो मतलब मैप में तो खींच दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो काफ़ी मोटा हो जाता है ना भाई वो चीज़ें जो है ना। तो यहाँ पे मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींचा गया, और पाकिस्तान उस समय 2 पार्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान।
तो ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो रेखा है उसे भी हम कहेंगे रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में आकर के बांग्लादेश अलग देश बना, ठीक है। तो भारत रेड क्लिफ लाइन आपको भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेड क्लिफ ने ही लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और काफी विवादित भी था एक्चुअल में, उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी का पता भी नहीं था, उसके बाद वो ड्रॉ कर रहे थे लाइन। तो इस कारण से कई सारे क्षेत्रों को लेकर के आज भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट होते रहता है। जैसे मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था ना, बेरूबाड़ी वाला केस, याद आ रहा है, जिस फिर भारत ने पाकिस्तान को कुछ एरिया सौंपे। तो वो इसीलिए आया ना, क्योंकि लाइन ही उन्होंने जो ड्रॉ की थी वो सही से नहीं थी, इसी कारण से। तो कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद इसी कारण है, क्योंकि जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो मैप में ड्रॉ की गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो चीजें काफी अलग है वहां पे, है ना। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। इसी प्रकार से एक लाइन आपको ध्यान में रखना है, मैकमोहन रेखा, ये भी काफी चर्चा में रहता है। ये आपको देखने को मिलेगा भारत और चीन के मध्य, उसमें ही पर्टिकुलरली बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा मैकमोहन रेखा। भारत और एक्चुअल में इसको ड्रॉ किया गया था भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। अब तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया चाइना ने, क्योंकि तिब्बत को अपना पार्ट मार रहे थे। तिब्बत पे कब्जा हो गया तो अब ये रेखा किसके बीच होगी, भारत और किसके बीच, चाइना के बीच। चाइना का कहना था कि भारत तिब्बत की सरकार को तो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, तो भारत ने, जब ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने तिब्बत के साथ संधि वगैरह करके जो रेखा ड्रॉ की गई थी, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि तिब्बत तो अपने आप में स्वतंत्र है नहीं, वो तो भैया हमारा मतलब स्टेट है, हमने कुछ ऑटोनॉमी प्रदान किया और उसके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो ये सारी चीजें करे। तो चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया उसके बाद से इस रेखा को लेकर विवाद इसलिए होता है क्योंकि मैकमोहन लाइन को भारत मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता, ठीक है, इसी कारण से दिक्कत आती है। तो ये कुछ प्रमुख रेखा है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रेड क्लिफ हो गया, ये हो गया डूरंड वाला अफगानिस्तान के बीच जो 106 किलोमीटर वाला है, मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच, और उससे पर्टिकुलरली बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 7 देश आपको याद रहेंगे, कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और किलोमीटर याद है हुआ 4096.7, किसके साथ है, पाकिस्तान, सॉरी यार, बांग्लादेश के साथ। फिर है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3323, चौथे में नेपाल 1751, कल याद करके आना, ठीक है। पांचवें में फिर म्यांमार, कितना है 1643, छठवें में भूटान 699 और सातवें में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। टोटल है कितना 15,106.7 किलोमीटर, ठीक। इसको याद रखना, इसको पूछूंगा मैं कल, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, इसको पूरा कर लेते हैं फिर इसको एंड करेंगे क्लास को। ये तो बात हो गई देशों की। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बना रहे 7 देशों के साथ। तो टोटल ध्यान में रखना है 16 राज्य हैं, 2 है केंद्र शासित प्रदेश जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बना रहा है। आपको एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। जैसे क्वेश्चन अभी आया था, अब बताया ना कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो वैसे पूछ सकते हैं ना कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर आपको देगा तमिलनाडु तो बहुत आसान है, तमिलनाडु तो केवल जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा तो बना ही नहीं रहा, लेकिन आपको इधर ही का कुछ राज्य देगा ना जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखना। पहले तो 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले था ही नहीं, पूरे केवल राज्य ही थे। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आए 2019 में, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पहले राज्य था उसको बनाया यूटी। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो इसी को याद रखना, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, बाकी 16 राज्य। तो 16 राज्य कैसे कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो सबसे पहले तो याद रखना है गुजरात, ठीक। फिर देखेंगे राजस्थान। अब हरियाणा लैंडलॉक्ड है ना, हरियाणा मत मानना, क्योंकि देखो इसकी सीमा नहीं लग रही, लैंडलॉक्ड है, चारों ओर से घिरा हुआ है, बीच में है एक्चुअल में, ठीक है। तो तीसरा है पंजाब, है ना। अब ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया तो इसको काउंट नहीं करे। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। राज्य में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब 3। इसके बाद ये हो गया चौथा, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है 5वां उत्तराखंड। फिर 6वां किसको लेंगे, उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ सीमा बना रहा है,
तो छठवा हो गया उत्तर प्रदेश, सातवां हो गया बिहार, ये कौन सा हो गया हमारा सिक्किम, आठवां हो गया। ठीक है, सिक्किम का सीमा कहाँ कहाँ पे लग रहा है, देखो नेपाल के साथ भी बाउंड्री है, भूटान के साथ भी है, चीन के साथ भी है। ठीक है, तो 8 हो गया कौन सा, सिक्किम। इसको ले लेते हैं नौवा, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, 9 हो गया पश्चिम बंगाल। और ये जो हो गए, ये इसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स ये जो स्टेट है, +1 सिक्किम को लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हो तो ये 7 सिस्टर्स आ जाता है, +1 सिक्किम आ जाता है। तो सिक्किम को तो हमने काउंट किया, 9वें नंबर पे हमने किया पश्चिम बंगाल को, और 7 सिस्टर के साथ 9 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 7 कौन कौन से, देखो असम है, असम का बाउंड्री भी लग रहा है बांग्लादेश के साथ, लग रहा है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो तिब्बत के, चाइना के साथ लग रहा है, भूटान के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है ना। मेघालय की बात करें, इसकी भी बाउंड्री लग रही है बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा की भी लग रही है, ये हो गया। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है। मणिपुर म्यांमार के साथ, नागालैंड म्यांमार के साथ। ठीक है, तो 7 सिस्टर में सभी की बाउंड्री लग रही है। ठीक, तो 9 तो ये हो गए, +7 हो गए 16, तो 16 राज्य हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, है ना। अब इसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा राज्य है, जैसे हमने देखा कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा लग रही है, बट कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा कर रहा है किसी भी देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, देश में बात करेंगे तो बांग्लादेश, हमारे राज्य में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, तो दोनों में बंगला है। ठीक है, तो याद रखना, तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, टोटल जो लंबाई है वो है 2499, यानी कि लगभग 2500 किलोमीटर। एक ही देश के साथ नहीं बना रहा है, 2217 किलोमीटर बना रहा है, ये बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हैं, ये वाला डेटा इतना डिटेल में नहीं जाएगा एग्जामिनर, वो तो शायद डेटा भी ना पूछे, केवल नाम पूछ लेगा कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लंबी सीमा बना रहा है। ठीक है, 2217 बनाता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद 183 किलोमीटर की सीमा यहां पर देखेंगे भूटान के साथ, और फिर 99 किलोमीटर है नेपाल के साथ। तो टोटल बाउंड्री बनाएंगे तो 2499 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की सीमा है, बांग्लादेश नेपाल भूटान टोटल करेंगे तो। ठीक है, याद रखना। और सबसे कम की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा लद्दाख, जो पूरा 106 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा, वो अकेले लद्दाख का है। अब वो भी इंडिया कंट्रोल में है नहीं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्लियर, यहां तक समझ आया पूरा? तो इतना चीज आपको याद करके आना है कल। इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, इसको समाप्त करेंगे इस चैप्टर को, जली सीमा के बारे में देखेंगे, पुराना डेटा नया डेटा दोनों को बताऊंगा, ताकि एग्जामिनर पूछेगा तो वहां से बन जाए आपसे, है ना। और फिर इसके आगे फिर ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो इसको कल की क्लास में समाप्त करेंगे। आज जो पढ़े समझ आया पूरा? ठीक है, तो कल की क्लास में अगर ये पूरा हो जाता है तो पीडीएफ आपको लोग को कल मिल जाएगा, अपलोड करा दूंगा मैं। ठीक, ठीक है, फिर पूछूंगा ना, पहले याद करके आना सब। ठीक है, थैंक यू।